दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। दोस्तों आज एक ऐसी घटना पे आपसे बात करनी है जो बड़ी चौंकाने वाली है। देश की और देश के सीमाओं की सुरक्षा के जो हाल है उस पर बहुत बड़ा पर्दाफाश करने वाली एक घटना घट चुकी है। और जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग, वो उन सब की पोल खोलती ये घटना है। घटना ये है, मैं आपको दिखाना भी शुरू करूं साथ में, और आप मेरे बगल में अभी एक ये देख सकते हैं, एक सूची है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें अगर आपको पढ़ने में नहीं आ रहा है तो मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूं, इसको आप गौर से पढ़ें। ये उन लोगों के नाम है जो लोग NIA के द्वारा पकड़े गए। क्यों पकड़े गए हैं? क्योंकि ये वो लोग हैं जिन लोगों ने बाकायदा वीजा लेकर भारत में प्रवेश किया, पूरे सभी सही डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये फॉरेन नेशनल्स हैं, यूक्रेन के 6 हैं, एक अमेरिकी है। और फिर उस स्टेट पे पहुंचे जहां विदाउट परमिट, गृह मंत्रालय की परमिशन के बगैर उस स्टेट में आप नहीं जा सकते, ये बताया जा रहा है। वो स्टेट है मिजोरम। भौगोलिक दृष्टिकोण से हमारे देश का बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। चाइना, म्यांमार, ये सब जगह पे जो है इसकी बॉर्डर मिलती है। तो वहां आपको ये ऐसे ही मन हुआ और उठा के चले गए आप और घूमने के लिए, और ये सब नहीं कर सकते, वहां परमिशन चाहिए होती है। फिर भी ये लोग वहां गए और उस मिजोरम की बॉर्डर क्रॉस करके ये लोग म्यांमार, मतलब कि पुराने जमाने का बर्मा में पहुंचे। और वहां जो इंसर्जेंट्स गतिविधियां, आतंकी और उत्पात की गतिविधियां करने वाले जो लोग हैं, उनका जो ग्रुप है, वहां उनको जाके मिले। और मिलने के बाद बताया जा रहा है कि उनको बहुत बड़ी मात्रा में ड्रोन की सप्लाई की है। उनको गोरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग भी जो है ये लोग दे रहे थे। और ये सब जो है कहीं से बताया जाता है कि शायद रशिया से कोई अच्छी सी इनपुट मिली इंटेलिजेंस की। और उसके बाद जो है हमारे जेम्स बॉन्ड साहब जो है वो जागे, और फिर ये 7 लोगों की गिरफ्तारियां हुई अलग अलग जगह से। मैं आपको ये जो लिस्ट है उसमें नाम पढ़ के बता देता हूँ, और कहां कहां से इनकी गिरफ्तारियां हुई है मैं वो भी आपको पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपको पता चले। इसमें मैं वो कागज यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ जो, हाँ अब ये कागज है मेरे पास। अब आप जो देख रहे हैं वो मैं सुन रहा हूं, आप इसको गौर से पढ़िए, सुनिए। इसमें एक सबसे पहले ऊपर जो है वो है मैथ्यू एरोन वान डाइक। ये नाम याद रखिएगा, मैथ्यू एरोन वान डाइक, क्योंकि इसका जिक्र आगे बहुत होना है। ये जो है वो अमेरिका का नागरिक है, सिटीजन ऑफ अमेरिका। और इसकी गिरफ्तारी हुई है कोलकाता एयरपोर्ट से, ठीक है। और ये हुई है 13 मार्च को रात के 9 बजे के आसपास। फिर दूसरा जो है वो हुबरा पेत्रो है, वो यूक्रेनियन नेशनल है जिसकी लखनऊ एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई है। उसी के साथ उसका जोड़ीदार था, ये स्लावियोविक तोरस करके है, वो भी लखनऊ एयरपोर्ट से पकड़ा गया। इसके साथ और इनका एक जोड़ीदार था, इवान करके नाम है उसका, इवान। फिर आगे थोड़ा विचित्र उनकी सरनेम है जो मैं ठीक से शायद बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन इवान जो है वो पढ़ पा रहा हूं। तो वो भी लखनऊ एयरपोर्ट से पकड़ा गया। फिर जो बाकी के 3 लोग हैं वो भी यूक्रेनियन है, ये 3 भी यूक्रेनियन, सबसे पहला अमेरिकन, और बाकी के 6 के 6 यूक्रेनियन है। तो उनमें से 3 के नाम बोले, और बाद जो 3 पहले थे वो लखनऊ एयरपोर्ट से पकड़े गए। मैथ्यू जो वान डाइक के जो अमेरिकन नागरिक है वो कोलकाता से पकड़ा गया। और बाकी के 3 जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़े गए। उनके नाम है, एक तो स्टेफानोविक है, फिर एक है मॉक्सिमम, और एक है विक्टोर। तो ऐसे करके 7 लोग पकड़े गए।
और साथ पर चार्ज जो लगा था वो ये लगा गया। बातें ये बताई जा रही है, मैं आपको बताऊं, कि एनआईए ने ये 7 विदेशी नागरिकों को इनकी गिरफ्तारियां की, 6 यूक्रेनियन, 1 अमेरिकन, इसमें कहा दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता से। ये वीजा बकायदा लेके हर चीज, मतलब डॉक्यूमेंट, वेल डॉक्यूमेंटेड, वेरी वेल लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है वो सब लेके और वीजा लेके आए थे। मिजोरम में घुसे, मिजोरम क्रॉस किया, मिजोरम में घुसने के लिए परमिशन चाहिए, जो अब इनको किसी ने दी या इन्होंने कैसे भी करके जुगाड़ किया, ये सब सवाल है। फिर वहां से वो म्यांमार गए और फिर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, उत्पाद मचाने वाले ग्रुप, उनके साथ इनके कांटेक्ट किया, हथियार बड़ी मात्रा में और ड्रोन कैसे चलाना है उसकी तालीम दी, और हथियार और ड्रोन भारत के रास्ते स्मगल करके वो बर्मा के उत्पातियों को पहुंचाए भी, है ना। और उसमें से एक जिसका नाम मैंने बोला, मैथ्यू वान डाइक, जो अमेरिकन है, वो सीआईए, अमेरिका का जो सीआईए है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाला मर्सिनरी है, ये बताया जाता है। और वो खुद अपने एक्स के अकाउंट पे उसने बिल्कुल जो है गर्व के साथ इस बात को लिखा भी हुआ है। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए, मैं कुछ दृश्य दिखाता हूं। उससे पहले मैं आपको मैथ्यू वान डाइक जो है ना, उसके बारे में कुछ जानकारियां दे दूं, और क्यों ये इस पर बड़ी चर्चा होनी चाहिए ये भी मैं आपको बता दूं। इसको मैं हटा लेता हूं, आपको मैंने इस बारे में जानकारी दे दी। ये है मैथ्यू वान डाइक। आप जो मेरे बिल्कुल जो ये जो दो उसके चेहरे हैं, 2 पिक्चर है उसके, एक मास्क लगा है, वो उस समय का है जब उसको वो एनआईए की कोर्ट से उसको वैन में वापस बिठाया जा रहा था, तब वो मास्क लगा था, लेकिन नाम उसका मैथ्यू वान डाइक है। और वो उसका जो असली चेहरा है, जो उसने खुद बहुत सारी जगह पे वो अपने वीडियोस और अपने पिक्चर्स पोस्ट करता रहता है, तो ये वो मैथ्यू वान डाइक है। ठीक है, अब इसको मैं हटा रहा हूं। इसके बाद अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो ये है कि ये एक्स पे ये भाई साहब अपने बड़ी शोबाजी करते हैं, तो इनको फॉलो कौन करता है हमारे यहां से? इनको हमारे यहां से फॉलो करते हैं मार्जिन, मार्जिन वाली निर्मला जी, है ना। निर्मला सीतारमन की जो ऑफिस है, वो ऑफिस ये मैथ्यू वान डाइक को फॉलो करती है ट्विटर पे। ठीक है, चलिए इसको भी हटा देते हैं और आपको बताते हैं। ये सुनिए, ये देखिए वीडियो, है ना। इनकी जो फॉलोअर की सूची है वो आप देखिए। तो इसमें जैसे मैंने कहा कि निर्मला सीतारामन की ऑफिस फॉलो कर दी इसको। इतना ही नहीं, एक और, अच्छा इसका देख लीजिए, भाई साहब का थोड़ा स्थिर कर दूं मैं। ये अपने आप को क्या लिखते हैं? फाउंडर सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल, fought in Libya plus Ukraine, run covert operations in Venezuela, free Iran, Iran from Iranians, and more। तो उनका तो विकिपीडिया पेज भी है और बहुत कुछ है, और ये सब दिखते हैं। और ये जो पहली पिन पोस्ट है उनकी, जो पिन कर दी गई है, वो ये है कि I have been running covert operations with a Venezuelan rebel commander since 2019। 2019 से मैं वेनेजुएला के जो एक विद्रोही कमांडर है उनके साथ मिलके एक गुप्त ऑपरेशन चला रहा हूं। अब देखिए, गुप्त बातें जो है इस तरह से घोषित की जा रही है। यू हैव रेड अबाउट आवर मिशंस इन द मीडिया सच एज ऑपरेशन ऑरोरा, बट नोबडी न्यू हु डिड इट। द वेनेजुएलन टीम एंड आई एग्रीड, है ना, ऑन दिस टुडे। हम आज इस पर एग्री हैं, तो इसको हम घोषित कर रहे हैं कि भाई वो मैंने किया। तो ये खुलेआम इस चीज को ऑन करता है कि मैं तो मर्सनरी हूं, सीआईए के लिए काम करता हूं, वेनेजुएला में विद्रोह गुट को जो है मैंने ही सिखाया, मैं ही मिला उनके साथ। इसके अलावा ये लीबिया जा चुके हैं, सीरिया जा चुके हैं, वहां यूक्रेन जा चुके हैं। इनके कुछ वीडियो दिखाता हूं मैं आपको इनके बारे में, ये भी आप देखिए। इसको हटा रहा हूं मैं। अब ये देखिए, जो उनकी एक वीडियो है जो उन्होंने खुद पोस्ट की है अपने बारे में, ये है।
gotta choose. I was sort of sheltered and spoiled growing up. Here I was in my mid-20s. My mother and grandmother would do my grocery shopping. I had to do something drastic. First, अपने बारे में खुद जो है वो जैसे ट्रम्प साहब किसी को मौका नहीं देते, मोदी साहब किसी को मौका नहीं देते अपने बारे में बताने को लेकर, वैसे ये भाई साहब लगते हैं अपने ही बारे में खुद एक जो है वो हर चीज बता रहे हैं कि कैसे वो उत्पाती बच्चे थे और कैसे उनको शांति नहीं मिलती थी और कैसे फिर जो उनको लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि धमाका मचे। तो ये अपनी क्लिप्स वगैरह सब जो है बचपन से लेके आपकी पूरी सब आपको हम सबको पता चले इसलिए दिखा रहे हैं, देखिए इसको। mission with Sons of Liberty International is working in the Nineveh Plain region of northern Iraq. इसके आगे यहाँ लिखा है ना, ये जरूरी है। Van Dyke's organization has no official ties with UK US गवर्नमेंट, कोई ऑफिशियल टाइज नहीं है, पर इस तरह के मर्सनरीज के साथ जब काम दिया जाता है तो ऑफिशियल कोई ऑफिशियल टाइप वगैरह नहीं होता है, ये भी जग जाएगा जी। आगे देखिए। प्राइवेट डोनेशन बहुत मिलते हैं भाई साहब। After graduating from Georgetown with a master's degree in security studies, I got a motorcycle and set off for North Africa and the Middle East to make a documentary film. During my motorcycle travels, I made really good friends in Libya that I kept in contact with over the years. Liberty is a universal right. I want solely to be able to change the course of history. इनको इतिहास का रुख बदल देना है, बस ये है इनके मन में भावना, बड़ी उनकी उदात है। आगे सुनिए। Baltimore resident Matthew Van Dyke is armed and fighting with rebels in Libya. मतलब है ये ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से हवा वाले मामला है, ये आदमी कुछ उधम मचाने वाला, उत्पात करने वाला है, ये हर जगह देखा गया है, उनकी प्रेजेंस जो है वो रजिस्टर की गई है। और यस ऐसा व्यक्ति जो मुझे लगता है कि एक तरह से सोशियोपाथ है, या तो हाँ सोशियोपाथ ही कह सकते हैं इसको। अब ये भारत में आता है वीजा लेके, मिजोरम में जाता है, मिजोरम से म्यांमार जाता है, उनके साथ 6 यूक्रेनियन है, भारी मात्रा में वो असला भी बेचते हैं, ड्रोन भी बेचते हैं और तालीम भी दे रहे हैं। और इनको फॉलो कौन कर रहा है? निर्मला सीतारामन की ऑफिस। सिर्फ इतना नहीं, राजीव चंद्रशेखर के बारे में आप जानते होंगे। राजीव चंद्रशेखर जो कि जब अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक और रिपब्लिक भारत शुरू किया तो जो पैसा जिसका लगा था वो राजीव चंद्रशेखर का था। मोदी साहब की कैबिनेट में वो आईटी मिनिस्टर रह चुके हैं, बड़े के करीब रह चुके हैं। केरला में जब पहली बार ये नगर निगम का चुनाव बीजेपी जीती तो उस जीत का श्रेय भी राजीव चंद्रशेखर साहब को ही दिया गया है। बड़े खिलाड़ी हैं वो भी इस मैथ्यू वान डाइक को ट्विटर पे फॉलो करते हैं। अब हमें और आपको सवाल ही होना चाहिए कि इनको जरूरत क्या आन पड़ी ऐसे व्यक्ति को फॉलो करने की। अब खैर वो तो वही बता सकते हैं कि जरूरत क्या आन पड़ी, लेकिन मैं आपको उसमें आगे कुछ बताता हूं इस बारे में जो आपको लगता है कि सुनना चाहिए। मिजोरम नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो एक टीवी चैनल है उस पर एक खबर चली जिसमें ये कहा गया कि मिजोरम के मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा मतलब विधानसभा में की थी, असेंबली में, करीब करीब 2000 जितने जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो मिजोरम में आ चुके, मतलब एंटर कर चुके थे, घुस चुके थे और वो वहां से फिर म्यांमार भी जो है वो चले गए। इस तरह की जानकारी उनको भी मिली। ये सुनिए। UK crossed into Myanmar via Mizoram to impart arms training to insurgents in the neighboring country, CM Lal Duhama informed Mizoram Assembly on Monday. The CM said while nearly 2,000 foreigners visited Aizawl between June and December last year, many of them did not come as tourists and left the state unnoticed.
Chief Minister Lalduhoma informed the Assembly that the situation in Myanmar is being closely viewed by different countries, including China and the US. In view of this, Mizoram being used by foreigners as a transit route has become a grave concern for the centre, which prompted the re-imposition of the protected area permit in the state, the Chief Minister told the Assembly. Although the Mizoram government had initially opposed the decision, it later understood the essentiality of the permit as viewed by the centre. तो ये भी आपने सुन लिया। इस पर महेश जेठमलानी साहब का एक ट्वीट है जो मैंने खोल के रखा हुआ है। बड़ा गंभीर इश्यूज जो है इसमें उन्होंने उठाए हुए हैं। मैं आपको पढ़ के सुना। वो लिखते हैं कि who else knew, ये मतलब और कितनों को पता था कि ये इस तरह से घुसपैठ हो रही है, मतलब बाहर के देश के लोग आके इस तरह का काम करें, और कौन जानता था? फंड किसने किया इनको, है ना? किन लोगों ने इनको जो है सहूलियत दी, फैसिलिटेट किन किन लोगों ने किया? भारत में आने के बाद, भारत में आने तक और आने के बाद भी इनको सुविधा देने वाले लोग कौन थे? Who in Europe supplied the drones? अभी जो ड्रोन्स बड़ी मात्रा में उन्होंने बर्मा में पहुंचाए हैं, म्यांमार में, यूरोप में से किसने इसको सप्लाई किया? Who inside India was meant to receive, store, move or eventually benefit from this chaos? ये जो इससे उधम मचने वाला था, इससे किसको फायदा होने वाला था? वो कौन लोग थे जिन्होंने ये इतने भारी असले और ड्रोन का डिलीवरी लिया, उसको स्टोर भी किया और फिर उसको मूव भी किया और फिर फायदा भी उसको ही मिलने वाला था? तो वो कौन लोग थे? क्या हम इसका पता लगा पाएंगे, या जैसे लाल किले के पास जो बम धमाका हुआ उसका अब तो किसी को कोई पता भी नहीं है कि उसमें कौन क्या क्या था, कौन शामिल था, किसने क्या किया? ऐसे ही एक मतलब कुदरत के निजाम वाला मामला हो गया। पहलगांव में आके कौन मार के गया, अभी तक उनको पकड़ नहीं पा रहे। तो क्या इसमें कुछ पता चलेगा, नहीं चलेगा, कोई नहीं जानता। लेकिन सवाल ये है जो हमको सोचने चाहिए और उठाने भी चाहिए। और महेश जेठमलानी आगे लिखते हैं, एक्सटर्नल एनिमीज आर एक्सपेक्टेड, अंदरूनी मतलब देश के अंदर ही कोई भीतर घाती होंगे, ये बिल्कुल अपेक्षित है। द मोर डेंजरस क्वेश्चन इज ऑलवेज एंटी इंडिया फोर्सेस विद इन इंडिया हु बिकम द मल्टीप्लायर। देश में भीतर घात करने वाले देश विरोधी तत्व जो है, वो लोग इस तरह के मौके की तलाश में रहते हैं। तो क्या हम उन तक पहुंच पाएंगे, ये सवाल। एनआईए ने 7 लोगों को अरेस्ट किया। मैं उनके दृश्य भी दिखा दूं आपको, ताकि आपको वो दृश्य भी आप देख पाए। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये सब दृश्य है, आप इसे देखिए। और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ और बातें भी सुनाऊंगा, लेकिन जो आपके लिए मैंने निकाले हैं, तो ये दृश्य देखिए। ये लोग पटियाला हाउस में जो है ना, 6 Ukrainians and 1 American on terrorist-related charges related to them teaching drone warfare to Delhi designated. ये लोग, है ना? तो ये पटियाला हाउस में है कि कोर्ट है, वहां पे उनको लाया गया था। उसके बाद फिर उनको 11 दिन की रिमांड पे दे दिया गया। और इस पर एक ये फॉरेन की रिपोर्ट है, इसको भी सुनना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। इसको आप सुनें। And the U.S. India just arrested 6 Ukrainians and 1 American on terrorist-related charges related to them teaching drone warfare to Delhi designated terrorist separatist groups. They had allegedly crossed into the border with Myanmar illegally to train these organizations there. They were busted on their way back. Now, this is a major story for several reasons. First of all, it is possible that that American was leading the group. Now, we don't know for sure, but the CIA always has their hands in a lot of dirty things. And the U.S. had been trying to destabilize India up until last month's Indo-U.S. trade deal, which has yet to be signed. So it is hypothetically possible this is an American operation aimed at destabilizing India through hybrid warfare. Let's also not forget that American and other missionaries have been active in this part of Asia, training different groups, trying to turn them against the government and whatnot. So there is a precedent for suspecting that. However, it's also possible
that this was done by Ukraine without the US's knowledge, or at least without its tacit approval. Now, the reason for this hypothesis is because of what Zelensky had recently said at the end of January. He said the Ukraine needs its own special operation forces carrying out all these missions abroad. And they have previously been implicated in wars ranging from Sudan to the Central African Republic to Mali and even the Democratic Republic of the Congo. We also have Syria, Libya, and several other battlefields. So it does make sense that maybe they would be involved in Myanmar, which is the world's longest running civil war, and possibly even waging hybrid warfare against India. Why would they be waging hybrid warfare against India and or meddling in Myanmar? Well, as regards Myanmar, Zelensky is infamously corrupt. He will sell his special operations forces to the highest bidder, and they don't all have to be ethnic Ukrainian or Ukrainian nationals. Many foreigners, including Americans, serve under the so-called Ukrainian Foreign Legion. This American might have been one of them. So maybe he sold them out to these Myanmar rebel groups. Or, and this is not mutually exclusive, he wants to get revenge on India for continuing to purchase Russian oil and remaining Russia's strategic partner all throughout the special operation. Now, we don't know exactly what's going on, but this is a major scandal that's spreading not just across India and the region, but across the entire world. Keep your eyes peeled. It's about the... तो CIA अपने कुकर्मों के लिए बड़ा कुख्यात है पूरी दुनिया में, आप सब जानते हैं, इस बारे में तो अब कोई नई बात है नहीं। तो वो जो दोस्त अभी भी जो है, दोस्त के मोह में मोदी जी और हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग जो हैं अभी भी उस प्यार में, उस स्नेह में, वो दोस्त पर्दे के पीछे, पीठ के पीछे कुछ क्या हो रहा है इसका पता तो चलना ही चाहिए। राम जेठमलानी ने जो कहा है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आगे वो लिखते हैं, मैं थोड़ा एक और पैराग्राफ उसका उस ट्वीट का पढ़ के बताता हूं कि ये जो पकड़े गए हैं ये लोग, ये कहा जा रहा है कि द मोस्ट सीरियस पार्ट इज नॉट जस्ट ट्रेनिंग। वो ही नहीं था कि वो ट्रेन कर रहे थे, लेकिन ट्रेनिंग तो चलिए वो दे ही रहे थे, लेकिन उसके साथ जो ड्रोन की वॉरफेयर मेथड है वो बड़ी गंभीर बात है जो इसको सिखा रहे थे। हार्डवेयर कैसे लाए, मतलब वो असला कैसे लाए वहां से, ये किस तरह से इतनी आसानी से, क्या इतना खतरनाक असला बारूद से लेके ड्रोन आप जो है वो हिंदुस्तान की बॉर्डर से, और वो भी मिजोरम जैसे राज्य से लेके बर्मा में आप घुसा सकते हैं क्या? ये इतना आसान है? ये हलवा है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी के मन में उठना चाहिए। और फिर दूसरी बात कि भाई ये बताए कि ये जिस राज्य में आप विदाउट परमिशन नहीं जा सकते, उस राज्य में आप कैसे चले गए? ये भी तो सवाल है, इसके बारे में बातचीत होनी चाहिए, है ना? तो ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। और एक चीज मैं आपको इसमें मैं ढूंढ रहा हूं आपके साथ बात करते करते, अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूं कि हाँ, जैसे ये कंवल सिब्बल का जो ट्वीट है वो मैंने अभी खोला, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो लोग ट्रैवल करके आए, तो मिजोरम की जो बॉर्डर्स हैं म्यांमार के साथ जो लगी है, चाइना जो है वो भी उसके साथ बॉर्डर जो है वो शेयर करता है, और वहां सेम एथनिक ग्रुप है जिसको मिजोस कहते हैं। म्यांमार की सिचुएशन जो है वो बहुत ही अनस्टेबल है, वहां जो उत्पात और इंसर्जेंसी चल रही है उसके चलते, और तकरीबन 30,000 चाइनीज रेफ्यूजीज जो है वो भी मिजोरम में एंटर कर चुके हैं। ये कंवल सिब्बल साहब जो हमारे पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनका कहना है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि व्हाट लाइन्स ऑन द ग्राउंड वेयर द यूक्रेनियंस लुकिंग फॉर। तो ये यूक्रेनियंस जो यहाँ पे आए थे वो उनका एंगल क्या था यहाँ पे, और ये मैथ्यू वान डाइक जो है मर्सिनरी, वो उद्देश्य क्या था, जिसने भी भेजा उसके पीछे हेतु क्या था, ये तो समझना पड़ेगा। और जब वो मिजोरम में थे तो मिजोरम से ही जाने को लेकर उनका मिजोरम में उनका इंटरेस्ट क्या, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात, ये भी समझना पड़ेगा। पर मोदी साहब क्या कहते हैं? मोदी साहब अमेरिका को और ट्रंप साहब को अपना बड़ा दोस्त मानते हैं, कहते बड़े हिम्मत वाले लोग हैं, देख के प्रेरणा मिलती है। सुनिए, एक बार जो उन्होंने पॉडकास्ट में बात की थी, सुनिए।
अमेरिका की लाइफ में लिए इम्पॉसिबल है कि हजारों की भीड़ में अमेरिकन राष्ट्रपति चल पड़े, एक पल का भी विलंब किए बिना वो मेरे साथ चल पड़े भीड़ में। अमेरिका की जो सुरक्षा तंत्र था पूरा एकदम से वो हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। मेरे लिए टच कर गया कि इस व्यक्ति में हिम्मत है, टच तो यहाँ भी होता है। ये डिसीजन खुद लेते हैं। और दूसरा, मोदी पर उनको भरोसा है कि मोदी ले जा रहा है तो चलिए चलते हैं। तो ये आपसी विश्वास का भाव, ये इतना हमारा मजबूती मैंने उसी दिन देखा। और मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को उस दिन जिस रूप में महसूस किया कि सिक्योरिटी वालों को पूछे बिना मेरे साथ चल देना हजारों लोगों के बीच में, अब उसका वीडियो देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा। और जब उन पर गोली चली अब इस चुनाव कैंपेन में, तो मुझे राष्ट्रपति ट्रंप एक ही नजर आए। उस स्टेडियम में मेरा हाथ पकड़ करके चलने वाले ट्रंप और गोली लगने के बाद भी अमेरिका के लिए जीना, अमेरिका के लिए ही जिंदगी, ये जो उनका रिफ्लेक्शन था, क्योंकि मैं नेशन फर्स्ट वाला हूं, वे अमेरिका फर्स्ट वाले हैं, मैं भारत फर्स्ट वाला हूं, तो हमारी जोड़ी बराबर जम जाती है। तो ये चीजें हैं कि अपील कर। अब जैसे मैंने कहा कि बस वही है, बस बकलौली है, बकैती है, और कोई आपके साथ चल ले आपका हाथ पकड़ के, आपको लगता है कि बस हमारी तो जोड़ी है, गहरी दोस्ती है। तो ये जो पर्दे के पीछे हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये जो लगातार पिछले 1.5 साल से ट्रंप आपके साथ दादागिरी कर रहा है, सरेआम आपकी और आपके चलते देश की इज्जत को जो नीलाम कर रहा है, वो क्या है? तो डिप्लोमेसी और पर्टिकुलरली जो फॉरेन पॉलिसीज और जो कूटनीतियां हैं, वो ऐसे नहीं चलती है हाथ में हाथ डाल के चले तो हमारे होली है, ऐसा नहीं होता है। ये आपके फोटो ऑप्स के लिए, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए ठीक है, लेकिन देश का क्या भला होता है उससे? इस तरह की अगर कुछ लोग बता रहे हैं कि, और लिख भी रहे हैं ट्विटर पे, जो कुछ एक्सपर्ट लोग हैं, कि भाई रशिया ने इस मामले में, रशिया से इंटेलिजेंस मिली तब जाके शायद ये इन लोगों को हम पकड़ पाए, वरना ये तो कब से आ जा रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। तो मतलब नहीं है कोई चीज का, जब मतलब सिर्फ आपको शोबाजी करनी है और कुछ करना नहीं है, तो क्या मतलब है? क्या मतलब है वो जेम्स बॉन्ड का जो कभी कभी किसी काम मतलब किसी एंड मौके पे तो उसका कोई काम होता हुआ दिखाई देता नहीं देश के लिए, पर है जेम्स बॉन्ड। फिल्में बनती है उनका प्रचार करने के लिए, ओटीटी पे सीरीज बनती है उनका प्रचार करने के लिए, सलाहकार या पता नहीं क्या क्या। तो ये सब फालतू बातें हैं। अब इतनी फालतू है, इसको थोड़ा लाइटर नोट में जाने से पहले एक वीडियो के जरिए मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि ये सब इतनी फालतू बातें, देखिए। नहीं रहेंगे, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अंत में जब नरेंद्र भाई मोदी का नाम बोले, वो जो बड़े मकामा के डॉन है, वो अनंत सिंह साहब, वो स्टेज पे खड़े थे। अब खैर वो तो किसी को जिंदाबाद के नारे नहीं लगाते, वो तो चुप खड़े थे। लेकिन बाकी सब जब लोग, बाकी तो चल दिया, नीतीश कुमार, भूपेंद्र कुशवाहा से लेके बिहार के और सब लोग, और सबका नाम लिया, जिंदाबाद किया, तो तब तो प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब महापुरुष का, विश्व गुरु का नाम लिया, तो क्या हुआ आपने देखा। तो मैंने कहा कोई फायदा नहीं है, वैसे देश का भी यही हाल है। तो ये बताने के लिए आज एक बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए थे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमको कमेंट के जरिए लिख के जरूर से बताइए।
और अगर आपको बात पसंद आई हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और ये मंच आप ही का है, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और अपने साथियों से करें। और ये नीचे आप स्क्रॉल देख रहे हैं, यहाँ पे हम आपसे आर्थिक सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। आप जो उचित आपको भी लगे, जिस तरह से जितना, वो आप हमको जिस रास्ते से भेजना हो, ये लिखा है नीचे, आप हमें भेज सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।